तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक प्यारे से बच्चे का सीन जो कि कहता है मैं हूँ एक जादूगर, ये लो मॉन्स्टर मेरे मैजिक को खाओ। तो वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि कहती है मैं हूँ एक मॉन्स्टर जो कि तुम्हें खा जाएगी विजर्ड। हाँ ग्रर। लड़का कहता अच्छा, और उस लड़की के सर पर धड़ाम से टपली मारता है अपने डंडी से, जिससे उस लड़की को चोट लगती है और वह कहती है तुमने ये क्या किया, तुमने सच में मेरे ऊपर डंडी से मारा। लड़का भी फुल शान में कहता है हाँ ऐसा तो हो नहीं था, विजर्ड का तो एक मॉन्स्टर हमेशा मारा जाता है। वह लड़की उस पर चिल्लाने लगती है, वह कहती है तो इस ऐसे मतलब है तो मैं विजर्ड बनूंगी। वह लड़का उससे मना करने लगता है, वह कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वह लड़की कहती है ये तो अनफेयर है। तभी उनकी ऐसी लड़ाई को देखकर वहां पर आ जाते हैं एक ओल्ड मैन जो कहते हैं हो ए तुम छोटे बच्चों, तुम मॉर्निंग में काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। वे बच्चे भी कहते हैं ग्रैंडपा रावस, वैसे ग्रैंडपा हमें एक विजर्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। हो तुम ऐसा नहीं कर पा सकते और ना ही तुम्हारे चाहने से तुम कोई विजर्ड बन सकते हो बच्चों। यह ह्यूमंस की सबसे बेस्ट और फाइनल फॉर्म है और ये वे लोग होते हैं जो कि ह्यूमंस पर राज करते हैं। इन्हें नोबल्स और नाइट्स कहा जाता है जो कि अपने एंसेस्टर्स से इन एबिलिटीज को इनहेरिट करते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण तुम दोनों विजर्ड नहीं बन सकते। तब पीछे से एक बंदा कहता है एल्डर आप ऐसे बच्चों को कैसे कह सकते हो कुछ ऐसी चीजें, वैसे क्या ये सही बात है। आखिर तुम किस बारे में कह रहे हो, कौन सी बात। मैंने सुना है कि गांव में एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। हाँ ये सही है। ओह नो, हाँ उन्होंने कहा था कि विलेज के एंट्रेंस पर एक ब्लैक पैंथर देखा गया है जो कि काफी खतरनाक था। वे तो यहाँ तक कह रहे थे कि वह पूरा पैंथर ब्लैक शैडोज से ढका हुआ था और वह लेपर्ड काफी बड़ा था जैसे कि कोई घर हो। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, हमारे विलेज चीफ सिटी गए हैं किसी विजर्ड को बुलाने के लिए। वे जरूर से ही किसी न किसी विजर्ड को लेकर ही आएंगे और इस मॉन्स्टर को मार गिराएंगे। फिर वह लेडी भी कहती है ये तो अच्छी बात है। हे प्यारी बच्ची क्या तुमने ये बात सुनी, हाँ अब से कोई भी फॉरेस्ट की तरफ नहीं जाएगा। ओल्ड मैन कहता है और हाँ तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि बिना किसी विजर्ड की मदद के किसी भी मॉन्स्टर को मार गिराना ये तो इम्पॉसिबल है। वह बंदा भी पूछता क्या सभी विलेजर्स को इसके बारे में पता है। ओल्ड मैन कहता है हाँ क्यों नहीं, और फिर से पूछता है तो आखिरकार उसके बारे में क्या। तुम किस बारे में पूछ रहे हो। वही सेफर्ड जो उन पहाड़ियों पर रहता है, सेफर्ड मीन्स बकरियां चलाने वाला। हमें देखा जाता है सेफर्ड तुरान का सीन जो कि अपनी भेड़ों के साथ मस्ती से पहाड़ पर बैठ लौट रहा होता है, सभी परेशानियों से दूर आराम से शांति पर लेटा होता है और सोचता है यह तो काफी ज्यादा बोरिंग है, वही सेम दृश्य और हर रोज वही सेम दिन। इस तरीके से तो मैं लोगों से बोलना भी भूल जाऊंगा, आखिर कैसे बात करें। तभी उसके पास कोई आता है और कहता है तुम पथेटिक ब्रास्टर्ड, अभी तो सूरज भी पूरी तरीके से ढका नहीं है और तुम अभी से सुस्त हो गए और सोने की तलाश में लगे हो। ओए बुड्ढे तुम सनलाइट को रोक रहे हो तो यहाँ से हट जाओ। हे लड़के तुम्हारे मैनर्स को क्या हुआ, आखिर बड़ों से कैसे बात करते हैं ये तुम्हें पता नहीं। और क्या तुम अभी भी उसी इंसिडेंट को लेकर बैठे हुए हो जो कि पहले हुआ था। क्या इंसिडेंट कौन, ओह तुम्हारा मतलब जब मेरी माँ मरी थी तब, और जब तुमने मेरी भेड़ों को सभी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने लगे थे। अगर तुम्हारा मतलब उस इंसिडेंट से है तो मेरा आंसर होगा हाँ। मैं इतना भी दयालु व्यक्ति नहीं हूँ जो कि अपनी मदर की इनहेरिटेंस को सभी गांव वालों के बीच में बांट दूं, और वैसे भी हम इतने ज्यादा क्लोज नहीं है कि तुम मेरे हालचाल पूछने यहाँ पर आओ। तो तुम्हारा जो भी काम हो उसे बताओ और यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ तुम छोटे कमीने। क्या, और हम देख सकते हैं हमारे एमसी की आंखों में और आंखों, इसका मतलब शायद से ये विजर्ड हो सकता है, आगे वाले चैप्टर में पता चल जाएगा। मैं तो तुमको यहाँ पर ये सिर्फ यही बताने आया था कि एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है हाल ही में। क्या एक मॉन्स्टर, हाँ उन्होंने कहा था एक लेपर्ड जो कि घर के जितना बड़ा है। लोग को वह मिला था और मैं विलेजर्स को बताने के बाद तुम्हारे पास ही आया इस बारे में बताने के लिए। यह तो काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, क्योंकि तुम तो पूरे खुले में रहते हो, यहाँ पर वह मॉन्स्टर आकर तुम्हें आसानी से शिकार बना सकता है। हाँ मुझे नहीं पता आखिर तुम्हारे पास कितना साहस है। एनीवे विलेज चीफ शहर में गए हैं कुछ विजर्ड्स को बुलाने के लिए, तो तब तक के लिए केयरफुल रहना। मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया था कि मुझे तुम्हारी चिंता थी। तुम इतने ज्यादा भी ईमानदार नहीं हो बूढ़े, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम इन भीड़ों की वजह से यहाँ पर आए तो, और तुम्हें इनके बारे में काफी ज्यादा चिंता है। ओल्ड मैन अगर तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी सांसों से मुझे सड़े हुए मांस की सी बदबू आ रही है। वह ओल्ड मैन भी उससे गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। हमारा एमसी बनू सोचता है क्या एक मॉन्स्टर, ये तो ऐसे बीस्ट होते हैं जो कि मिस्टीरियस पावर्स को पोजेस करते हैं। अगर ह्यूमंस के पास है विजर्ड तो बीस्ट के पास है मॉन्स्टर्स। तो क्या सच में एक विजर्ड इस विलेज में आ रहा है मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो फाइनली मैं किसी ना किसी विजर्ड को तो देख ही पाऊंगा अपनी आंखों से।
फिर भी अगर किसी रूरल विलेज के चीफ ने उस विजिट को बुलाया है तो यह इतना भी खास नहीं होगा शायद से। फिर भी मुझे एक ना एक को तो देखना है, आखिर वे कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन तभी हमारे एमसी को कोई स्मेल आती है जिसे सूंघने के बाद तो वह भी खामोश हो जाता है और वह सोचता है क्या ये स्मेल तो एक किसी ब्लड की है। तभी हमें देखा जाता है शाम का सीन, जहाँ पर हमारा एमसी एक जंगल में आया होता है और सोचता है मुझे ये तो पक्का है पता है कि यहीं से वह स्मेल आ रही थी। फिर वह दोबारा सूंघने की कोशिश करता है और उसी दिशा में आगे जाने लगता है। तभी वह देखता है उसी ओल्ड मैन की डेड बॉडी को और कहता है यह तो मुझे अलर्ट करने आया था, पर वह खुद ही शिकार बन गया सबसे पहले। तो क्या उस ब्लड का सोर्स यही ओल्ड मैन था? यह तो कोई ऐसा घाव नहीं है जो कि नॉर्मल बेस्ट दे सके, यह तो मुझे किसी मॉन्स्टर का काम लग रहा है। रुको, ये आवाज कैसी? तभी हमें देखा जाता है एक खतरनाक से मॉन्स्टर के पंजे को जो कि बढ़ रहा होता है हमारे एमसी की तरफ गुर्राते हुए। और उस मॉन्स्टर का अपीयरेंस सच में काफी ज्यादा डरावना होता है, जो कि हमारे एमसी से आंखें मिलाकर खड़ा होता है। तभी हमें विलेज में एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है पापा आखिर एक मॉन्स्टर कितना ताकतवर हो सकता है, और क्या यह सही बात है कि क्या कोई अडल्ट भी उसे हरा नहीं सकता? हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही है। वे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर मेरा जैसे कोई अडल्ट पर्सन भी उस मॉन्स्टर पर रस कर दे उसे हराने के लिए, तो तुम मेरी हड्डियां भी नहीं ढूंढ पाओगे, इतना खतरनाक होता है वह मॉन्स्टर। तो पापा अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो हमारे विलेज का क्या होगा? अरे चिंता मत करो, हमारे विलेज के चीफ गए तो हैं एक विजर्ड को बुलाने के लिए, और वह विजर्ड आकर उस मॉन्स्टर को जरूर से हरा देगा। पापा क्या सच में विजर्ड हारते नहीं है? और वह विजर्ड आकर उस मॉन्स्टर को भी पनिश करेगा? हाँ क्यों नहीं, वे काफी ग्रेट बीइंग होते हैं जो कि मैजिक पावर के साथ ही जन्म लेते हैं, और उनके पास इतनी पावर होती है कि सिर्फ एक शब्द को कहकर किसी भी मॉन्स्टर को मार कराते हैं। तभी हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर को जो कि हमारा एमसी पर अटैक कर देता है। हमारा एमसी उस मॉन्स्टर को नोटिस कर लेता है, लेकिन उसके हाव भाव एकदम शांत होते हैं और अपने मुंह से सिर्फ एक शब्द कहता है, डाई। जिस शब्द को सुनकर वह मॉन्स्टर भी हमारे एमसी से दूर हट जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और काफी खतरनाक तरीके से गुर्राने लगता है। उस मॉन्स्टर को तो हमारा एमसी सबसे बड़ा मॉन्स्टर लग रहा होता है। एमसी भी कहता है क्या यह वर्क नहीं करा? फिर वह मॉन्स्टर दोबारा से हमारा एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हमारा एमसी फिर से कहता है स्टॉप, और वह मॉन्स्टर फिर से दूर हट जाता है। एमसी भी काफी शांत अंदाज में कहता है मुझे पता था किसी को मारना यह तो काम नहीं करेगा, लेकिन यह तो रुक भी नहीं रहा। और वह मॉन्स्टर फिर से हमारे एमसी पर पंजे से अटैक करता है और वह गुर्राते हुए नोटिस करता है हमारा एमसी उसके अटैक से पहले ही दूर हट चुका होता है। अच्छा तो ऐसी बात है। तो फिर एमसी के एक हाथ में होता है पत्थर और दूसरे हाथ से वह किसी चीज को निकालने लगता है और उस लंबे से फीते को निकालते हुए कहता है तो अगर यह काम नहीं करा तो एक चरवाहा ही इसे काबू में कर सकता है। वह मॉन्स्टर फिर से हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमारा एमसी अपने इस पत्थर पर किसी एक और स्पेल का यूज करता है जिसका नाम होता है हार्डन, और उस पत्थर को अपने फीते में लपेट कर उसे घुमाने लगता है और एक और स्पेल का यूज करता है इसे तेज करने के लिए, और उसे काफी तेजी से चारों बगल घुमा रहा होता है। तभी वह स्पेल का यूज करता है जिसका नाम होता है प्रिसाइज थ्रो, और वह उस पत्थर को काफी ज्यादा पावर के साथ थ्रो करता है। वह पत्थर सीधा बढ़ रहा होता है मॉन्स्टर की तरफ, और वह पत्थर मॉन्स्टर के एकदम बगल से गुजरा होता है। अगर वह उसके पास आता और उसके माथे से गुजरता तो उसका काम तो वहीं खत्म था। वह मॉन्स्टर भी अपनी जगह से छलांग लगाता है बचने के बाद और सीधा बढ़ने लगता है हमारे एमसी को खत्म करने के लिए। और हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो तुम्हारे सिर का एम कर रहा था। हम आसमान में देखते हैं उसी पत्थर को जो कि अपनी डायरेक्शन बदलते हुए सीधा उसी मॉन्स्टर के हेड पर आकर हेडशॉट मारता है काफी खतरनाक वाला, और लास्ट में पत्थर जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। और एमसी कहता है यह तो पहली बार था जब मैंने ऐसी किसी चीज को एक मॉन्स्टर पर यूज किया हो, क्या मुझे इसे किसी घाटी में फेंक देना चाहिए या कहीं और? उन कमीने विलेजर्स की वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। तो भाई तभी हमारा एमसी को अपने आप को हमारे साथ इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है हाँ मैं एक विजर्ड हूँ। मैंने ये सब 8 साल पहले रियलाइज किया जब मैं अपनी एबिलिटीज का यूज कर पा रहा था, और उस टाइम पर मैं 10 साल का था। तभी हमारा छोटा क्यूटी एमसी कहता है मॉम देखो मेरी वजह से लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे हैं। मॉम मॉम, वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है जो कि उसकी ऐसी पावर को देखकर चौंक जाती है। एमसी खुश होते हुए बताता है कि मैं फायर को बना सकता हूँ, मैं हवाओं को चला सकता हूँ। और प्रेजेंट वाला एमसी बताता है उस दिन की वो मेमोरीज अभी भी मेरे माइंड में एकदम क्लियर है, जहाँ पर उसकी माँ उस पर चिल्ला रही होती है और कहती है चुप हो जाओ, रोको इसे। और वही वह पहला और आखिरी दिन था जब मेरी माँ मेरे पर ऐसी ही चिल्लाई थी, जहाँ पर हमारा छोटा एमसी कहता है मॉम, उसकी मोम कहती है तुरान मेरे पास आओ, थोड़ी देर बात करो, रुको। तुम अपनी मोम के साथ लंबे टाइम तक रहना चाहते हो है ना? प्यारा तुरान भी कहता है हाँ क्यों नहीं, तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आपसे अपनी पावर्स का यूज कभी नहीं करोगे और ना ही किसी दूसरे लोगों के सामने अपनी पावर्स का यूज करोगे। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें नोबल और नाइट्स की वही स्टोरी याद नहीं है? हाँ याद है मॉम, जिनके पास जादुई ताकतें होती हैं और जादूगर होते हैं उन्हें नोबल्स और नाइट में दो
कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और नोवेल्स और नाइट्स में भी डिफरेंशिएट होता है। नोवेल लोग फ्रियान यानी कि डिवाइन पीपल के डिसेंडेंट होते हैं जो कि प्राचीन काल में लोगों को बचाने के लिए आए थे, और जो नाइट्स होते हैं वे होते हैं नोवेल्स के मिक्स ब्लड जिनका ह्यूमन के साथ ब्लड मिक्स हो गया हो। तो तुम्हें वह स्टोरी याद है और यही वे कारण है जिस वजह से मैं तुम्हें मना कर रही हूँ तुरान अपनी पावर्स का यूज करने की वजह। तुम अपने फादर की पावर्स को इनहेरिट करते हो तुरान, जो कि एक नाइट थे, और टाउन में काफी ज्यादा ऐसी इविल नोबल्स हैं जो कि नाइट्स को एक स्लेव से ज्यादा कुछ नहीं समझते। तो यह याद रखना, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक विजार्ड हो। तुम मुझे इसका बारे में प्रॉमिस कर सकते हो है ना? और प्रेजेंट वाला एमसी बताता है इन बातों को 8 साल बीत चुके हैं और मैं अभी भी अपनी मॉम के साथ किए गए उस प्रॉमिस को याद रखा हूँ और यह प्रॉमिस कभी भी टूटेगा नहीं, और मुझे अपने आप को एक विजार्ड के रूप में रिवील करने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही इस माउंटेन से नीचे जाने की। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है जहाँ पर कोई बंदा हमारे एमसी के दरवाजे को जोर से बजा रहा होता है और कहता है बाहर निकलो जल्दी से। एमसी भी दरवाजे को खोल के बाहर आता है जहाँ पर होते हैं काफी सारे विलेजर्स जो कि हमारे एमसी को काफी गुस्सों वाली निगाहों से देख रहे होते हैं और वे हमारे एमसी को सारी बातें बता देते हैं। एमसी वो वासी लेते हुए कहता है तो तुम कह रहे हो मैंने उस ओल्ड मैन को मारा है? हाँ तुम बास्टर्ड बेशरम, आखिर तुम कैसे किसी ओल्ड मैन को इस तरह मार सकते हो और उसे मॉन्स्टर्स के लिए खाने के लिए छोड़ सकते हो? एमसी एकदम शांत। एमसी कहता है तो मैं देख सकता हूँ तुम मुझे फंसाना चाहते हो। वह ओल्ड मैन अकेले मारा गया तुम जैसे बंदों की वजह से। वहाँ पर तुम जैसे बंदों को मारना चाहिए था जो कि मॉन्स्टर से डर के हुए छुपे बैठे थे, और मैं देख सकता हूँ ये काफी अच्छा तरीका है तुम्हारा इस सबसे बाहर निकलने का। सबसे आसान तरीका मेरे ऊपर सारा ब्लेम डालने का। तुम और वह हमारे एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी काफी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और साथ ही साथ उसे फाइट करते हुए सोच रहा होता है मैजिक काफी ज्यादा कन्वीनियंट है अगर मैं किसी चीज की काफी जोर से इच्छा करूं, लेकिन मैजिक को यूज करने के लिए माना का यूज होता है। तभी हमारा एमसी शांति से कहता है गिर जाओ, और उसके कहते ही एक बंदा गिर भी पड़ता है, लेकिन उन बंदों को पता नहीं चलता है ये मैजिक का यूज हुआ है क्योंकि वहां पर उन्हें कोई मैजिक दिखता ही नहीं। फिर एक और बंदा हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ के उसी के डंडे से उसी के सिर पर मार देता है और एक एक करके उन सभी को धो रहा होता है। अपने पंच में पावर इकट्ठा करता है और उन सभी के छक्के छुड़ा देता है। सारे बंदे जमीन पर पड़े होते हैं बेहोश होकर। हमें देखा जाता है हमारे एमसी को जो कि काफी ज्यादा कूल अंदाज में अपने हाथों को साफ कर रहा होता है और कहता है यही वह तरीका था जिस वजह से किसी को यह नहीं पता चल पाया कि मैं एक विजार्ड हूँ। और उन ब्लेजर से कहता है तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बचाना चाहिए, तो ओल्ड मैन के फेयरवेल अपनी स्ट्रेंथ का यूज करना चाहिए। और लेडीज क्या तुम भी बदला लेने आई हो मुझसे? तभी एक लेडी कहती है नहीं नहीं हम नहीं आए, हम तो सिर्फ तुम्हें ही देखने आए थे तुरान। तो तुमने सब देख लिया तो अब यहाँ से जाओ और इडियट्स को भी यहाँ से ले जाओ। जहाँ पर देखते हैं हम हमारे एमसी को जो कि वापस अपने रूम में आ जाता है। मैंने सोच रहा होता है अगर मैं अब टाउन में जाऊंगा तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा क्योटिक माहौल होगा और मैंने उन सभी को पीटा तो वे इसे एक एक्सक्यूज के रूप में यूज कर सकते हैं, और अगर मैं उनके साथ ट्रेड करूंगा तो उनमें भी मुझे शायद घाटा होगा, लेकिन ठीक है मैं उन्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि वो मेरी चीजों का सही रेट ना लगाएं। वैसे भी मैंने उन्हें काफी अच्छे से पिटाई कर दी है तो वे कुछ टाइम तक यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। तभी कोई डोर पर फिर से नॉक करता है, जहाँ पर हमारा एमसी डोर की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये पागल हो गए हैं जो फिर से पिटने के लिए आ गए? तभी वह बंदा दोबारा से नॉक करने वाला होता है। तभी हमारा एमसी अचानक से डोर को खोल देता है और कहता है क्या तुम पागल हो? क्या तुम सच में चाहते हो? वह बात को पूरा कर पाता है उसके सामने होता है एक बंदा, जिसे देखकर वह भी शांत हो जाता है। हमारा एमसी उसे देखकर पूछता है आखिर तुम कौन हो? वे बंदा कहता है एक्सक्यूज मी, मैं तो सोच रहा था कि मैं आपसे कोई फेवर ले लूं क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूं तो मुझे रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी बैड मूड में हो। एमसी उसे देखकर सोचने लगता है क्या एक ट्रैवलर, और वह उस बंदे से माफी मांगता है और कहता है आपके आने से पहले कुछ बंदे आए थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे लगा आप वही होंगे। एमसी मन में सोचता है वैसे तो मेरी माँ ने मुझे काफी सारे मैनर्स के बारे में सिखाया था, क्या ये सब ठीक रहेगा? मैं इस बेकार से टाउन में किसी से भी कभी इतने अच्छे तरीके से नहीं बोला हूँ, तो ये काफी ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन वैसे इस ट्रैवलर के पास एक स्वॉर्ड भी है इस बेकार से टाउन में। तभी उस बंदे के पेट से आवाजें आने लगती है। एमसी कहता है लगता है आप किसी होटल को ढूंढ रहे हो तो आप आ सकते हो अंदर, और वह उस बंदे को अपने घर में बुला लेता है और परोस देता है काफी सारा खाना। वे बंदा तो काफी खुशी खुशी खाने को खाने लगता है। हमारा एमसी कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा खाना नहीं मिल सकता, आपको यही मिल जाएगा अभी तो, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। वह बंदा कहता है नहीं ये तो ऐसा नहीं है, मुझे तो यह किसी दावत से कम नहीं लग रहा। और तुमने क्या कहा तुम इस टाउन से बाहर कभी किसी से नहीं मिले? तुमने तो मुझे चकित कर दिया। एमसी कहता है हाँ ये सही है, मैं इसी पहाड़ पर जन्मा था और इसी पर बड़ा हुआ और इस पूरे समय में एक शरवाई के रूप में जीता रहा।
और ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा है कि इस छोटे से टाउन में कोई टूरिस्ट आए। तो मैंने बाहर के लोगों से इतनी ज्यादा बातें भी नहीं की। तभी वह बंदा कुछ नोटिस करता है और वे देखता है हमारे एमसी के खाना खाने और पानी पीने के तरीके को, जो कि काफी ज्यादा वेल मैनर होते हैं। वह बंदा कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बंदा जो कि चरवाहे के रूप में बड़ा हुआ हो, फिर भी तुम काफी ज्यादा वेल मैनर्ड हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने ही शायद से तुम्हें ये सारी चीजें सिखाई होंगी। एमसी कहता है हाँ ये सही है, मेरी माँ ने ये सारी चीजें मुझे सिखाई हैं। वह बंदा हमारे एमसी की माँ के बारे में पूछता है तो हमारा एमसी बताता है वे कुछ सालों पहले ही मर गई हैं। वह बंदा सिर पर हाथ रखते हुए कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, उन्होंने एक काफी अच्छे बेटे को जन्म दिया है और काफी अच्छा बड़ा किया है। तो मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि वे हेवंस में गॉड्स के साथ रह रही होंगी काफी अच्छे तरीके से। और हाँ मैं तुम्हें दोबारा से थैंक यू कहना चाहता हूँ। हमारा एमसी कहता है वैसे मैं तो इसी तरीके से रहता हूँ जैसा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, लेकिन वैसे आप यहाँ पर इस कंट्री टाउन में कैसे आए इतनी दूरी तय करके। वह बंदा कहता है मुझसे एक फेवर मांगा गया था। एमसी भी चौंक जाता है और कहता है क्या एक फेवर। वह बंदा कहता है हाँ, कुछ लोग एक विजर्ड को ढूंढ रहे थे ताकि वह उस ब्लेज में आकर इस ब्लेज के एक मॉन्स्टर को मार गिराए। और हाँ मैं एक विजर्ड हूँ। जिस बात को सुनकर तो एमसी भी चौंक जाता है। एमसी कहता है तो शायद से तुम वही विजर्ड होगी जो जिसके बारे में हमारे विलेज एल्डर कह रहे थे। वह बंदा कहता है हाँ ये सही है, क्या मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एमसी कहता है हाँ पूछ लो। मैंने इस एरिया में एक मॉन्स्टर को सेंस किया था, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं। और यह भी काफी ज्यादा वियर्ड है कि तुम्हें और विलेज एल्डर को भी इस बारे में पता था कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, फिर भी तुम इतने ज्यादा शांत हो और बिल्कुल भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा एमसी भी चौंक जाता है उसकी बातों को सुनकर और एकदम अलर्ट हो जाता है। और वह अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है अगर वह मॉन्स्टर किसी ह्यूमन के पीछे पड़ा होगा तो वह तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आएगा, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा खुले में रहते हो और वह तुम पर ही अटैक करेगा। और तुम तो एक चरवाहे के रूप में भी काफी ज्यादा बहादुर दिखते हो जिसने आज तक अपने टाउन को भी नहीं छोड़ा। तो आखिरकार कौन हो तुम। तभी हमें देखा जाता है हमारे एमसी की पास्ट मेमोरीज, जहाँ पर हमारा एमसी पूछता है विजर्ड आखिर यह किसी को पता क्यों नहीं लगने देना चाहिए कि मैं एक विजर्ड हूँ। उसकी मॉम कहते हैं क्योंकि वेड नोवेल्स भी होते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरे होते हैं। अगर तुम उन नोवेल्स को एक चरवाहे के रूप में देखो तो ये नाइट्स उनके डॉग्स के रूप में इमेजिन किए जा सकते हैं। शायद से वे तुम्हें एक फैमिली की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वे तुम्हें एक सेक्रीफाइस के रूप में भी बेच सकते हैं। तुरान मैं तुम्हारे लिए एक किसी ऐसी लाइफ को नहीं चाहती। और क्या तुम अपनी माँ के साथ रहना नहीं चाहते। एमसी भी कहता है हाँ। तो उसकी माँ कहती है तो यह याद रखना किसी को यह पता नहीं लगना चाहिए कि तुम एक विजर्ड हो, और स्पेशली किसी दूसरे विजर्ड को। अगर किसी दूसरे विजर्ड को इस बारे में पता चला तो वे तुम्हें और मुझे अलग कर देंगे और तुम्हें बदल देंगे एक सेफर्ड डॉग में जिसे कभी भी मारा जा सकता है। हमारा एमसीयू घूर के उसी बंदे की तरफ देखने लगता है और इतनी खतरनाक तरीके देखने की वजह से वह बंदा भी चौंक जाता है और डरने लगता है। वह सोचता है क्या इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं एक विजर्ड हूँ। अगर इसे पता चल चुका है तो मुझे इसे फंदा चढ़ाना होगा या शायद मुझे इसे मारना भी पड़ सकता है। तो अब मैं इसका क्या करूं। तब वह बंदा कहता है क्या तुमने मुझे आंसर नहीं दिया। वह थोड़ी देर शांत रहता है और कहता है मैं तो वैसे जोक कर रहा था, लेकिन तुम तो इसे कोई ज्यादा ही सीरियस ले बैठे। एमसी सोचता है क्या एक जोक। फिर हमारा एमसी उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे जोक फोक करने की इतनी ज्यादा समझ नहीं है। फिर बंदा कहता है नहीं मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने तो फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। एमसी कहता है ये मेरा पहला टाइम है जब मैंने किसी विजार्ड से कोई जोक सुनाऊं, तो मुझे शायद समझने में गलती हो गई। वो बंदा कहता है हाँ तुम्हारे जो एक्सप्रेशंस थे वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग थे, तो मैं भी जोक को कुछ आगे ही बढ़ा दिया। वैसे सोचा जाए तो हमने अभी तक अपने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। नाइस टू मीट यू, मैं हूँ क्योरन, एक वॉन्डरर जो कि घूमता रहता है इधर उधर। एमसी भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे भी माफ करना, मुझे भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था पहले। मेरा नाम है तुरान, मैं एक चरवाहा हूँ और इस साल मैं 18 साल का हो जाऊंगा। और वैसे ओल्ड मैन आप। हाँ मैं भी 75 साल का हो जाऊंगा इस साल। वैसे ओल्ड मैन तो आप इतना ओल्ड दिखते भी नहीं हो जितनी तुम्हारी उम्र है। हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि विजर्ड की उम्र बढ़ती नहीं है, वे नॉर्मल लोगों से काफी लंबा टाइम तक जीते हैं। हमारा एमसी भी उनसे उनकी कहानी पूछने लगता है एक विजर्ड बनने की। वे बताते हैं कि अरेबियन फैमिली में मैंने 60 सालों तक सर्व किया था और उसके बाद मैंने वह छोड़ दिया जगह। हाँ मैं बाकी के बचे हुए सालों को एक जगह रहकर बिताना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं जगह जगह पर डोलता रहता हूँ। एमसी कहता है ये तो काफी ज्यादा रोमांटिक है, जहाँ पर वे दोनों ऐसी और बातें करने लगते हैं। जिन बातों को करते हुए हमारा एमसी को काफी मजा भी आ रहा होता है। वह पता लगा लेता है कि ये बंदा कोई बुरा बंदा नहीं है, ये काफी अच्छा पर्सन है और उसे तो पता भी नहीं चलता आखिरकार ये उनकी वार्तालाप कभी काफी ज्यादा इंजॉयबल चीज बन गई। तभी वह विजर्ड कहता है वाओ मुझे तो पता भी नहीं चला तुमसे बात करते करते कब दिन निकला आया। हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे भी पता नहीं चला आखिरकार सन कब बाहर निकल आया। तो ठीक है तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए।
तो ये लो, ये अरेबियन सिल्वर है, ये सबसे प्योर सिल्वर है, तो ये मेरे खाने के खर्चे को तो कवर कर ही लेगा। हाँ, मैं आपके इस सिक्के को कबूल करता हूँ और आशा करूंगा कि आपका जो हंट होगा वह काफी ज्यादा स्मूथली जाएगा। अरे अब छोड़ो भी, ऐसा तो एक्ट मत करो कि हम फिर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी मैं अक्सर आने वाला हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो इसी से तो हमें दिखा जाता है एक प्यारी सुबह का सीन, जहाँ पर प्यारी प्यारी भेड़ें अपनी घास को चर रही होती हैं और हमारा एमसी उनको इंस्ट्रक्शन देता है इकट्ठा होने के लिए। और जैसे भी कहता है तुरंत सभी भीड़ें हमारे एमसी के चारों ओर इकट्ठा होने लगती हैं और वह सोचता है यह तो मेरी पहली बार है जब मैंने किसी दूसरे विजिट को देखा है, और वैसे भी कितना लंबा टाइम हो गया है जब से मैंने किसी के साथ इतनी कंफर्टेबली बात की है। उसके बोलने का तरीका इतना अच्छा था और वह तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उससे बात करने में। और वैसे भी मैंने किसी ऐसे जैसा पर्सन कभी नहीं देखा, वह सच में ही काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है। जहाँ पर हम देखते हैं वह अगले दिन दोबारा से आया था हमारे एमसी के पास एक शिकार को लेकर और कहता है मैं फिर से आ गया, और कहता है मुझे तो हमेशा से लगता था कि जो नाइट्स होते हैं वे हंटिंग डॉग होते हैं और नोबल्स उनका यूज करते हैं, लेकिन आखिरकार मैं उससे कैसे कहूँ कि इस पहाड़ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जिसका वह शिकार कर सके। जहाँ पर हम उसी विज़ार्ड को देखते हैं जो कि उसी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है। वह सोचता है यह काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पर तो मॉन्स्टर के साथ लड़ाई के काफी सारे ट्रेसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं उस मॉन्स्टर को प्रेजेंस को फील क्यों नहीं कर पा रहा। जहाँ पर उसकी नजर उसी पत्थर पर पड़ी होती है जो कि उस लकड़ी के दरख्त में घुस चुका होता है, और सोचता है क्या उस मॉन्स्टर को पहले किसी ने हंट कर दिया। आखिर यह कौन हो सकता है जो कि उसका शिकार कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि उस विलेज चीफ ने मुझसे पहले भी किसी विजिट को बुला लिया हो। चलो छोड़ो, वैसे भी ये काफी अच्छा हुआ, ये काम मैंने किया हो या किसी और ने, ये तो अच्छी बात है कि वे मॉन्स्टर मारा गया। लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करता है और वह जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर होता है वही मॉन्स्टर जिसको पिछली बार हमारे एमसी ने मार दिया होता है, लेकिन वह अब भी जिंदा होता है। उसका आधा सिर गायब हो चुका होता है लेकिन फिर भी वह चल रहा होता है, और वह आकर खड़ा हो जाता है उस विजार्ड के सामने। और वह विजार्ड भी सोचता है क्या एक मॉन्स्टर का वृत्त, आखिरकार किसने इसके साथ ऐसा किया। वह मॉन्स्टर उसके ऊपर पंजे से अटैक करता है, लेकिन वह विजार्ड जैसे तैसे करके उसके पंजे के अटैक से बच जाता है। वह मन में सोचता है कि अगर तुम मॉन्स्टर के माना को एब्जॉर्ब नहीं करोगे या उसे फैलाओगे नहीं तो वह एक वृत्त में चेंज हो जाएगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक विजार्ड जो कि उस मॉन्स्टर को मारे वह ऐसा काम ना करे और उसे इस बारे में पता ना हो। वह मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, वह विजार्ड ऊपर छलांग मार के बच जाता है, और वह सोचता है यह तो पक्की बात है कि जिस किसी ने इस मॉन्स्टर को मारा है वह पक्का कोई विजार्ड ही होगा। तो आखिरकार उसने इसे ऐसा ही क्यों छोड़ दिया एक वृत्त बनने के लिए। क्या उसे पता नहीं था अगर तुम माना को एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो वह एक वृत्त में चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा इसे मारने की हिम्मत रखता है और उसके पास इतनी सारी पावर है कि वह इस मॉन्स्टर को मार सके तो उसे इतनी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई और इंटेंशन हो इस विलेज को खत्म करने का या कुछ और। फिर तो मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, और वह मना लेता है अपना माना का एरो और उसी को फायर कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन वह मॉन्स्टर उसके माना को भी नलीफाई कर देता है। वह विजार्ड सोचता क्या इसने मेरे मैजिक को नलीफाई कर दिया, इसका मतलब तो इस मॉन्स्टर का माना मेरे माना से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं वह मॉन्स्टर उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। वह बंदा भी सोचता क्या वह गायब हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरे मैजिक को अपने मैजिक के साथ काउंटर करने की कोशिश कर रहा हो। आखिर अब वह कहाँ है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे वही मॉन्स्टर अपीयर हो चुका होता है और मारता है पीछे से काफी खतरनाक सा स्लैश उस विजार्ड के ऊपर। वह विजार्ड भी सोचता है नहीं, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा कठोर और काफी ज्यादा कठिन है, इसे मारना तो नामुमकिन सा है। कोई नॉर्मल सा नाइट आकर इसे मार दे ये तो हो नहीं सकता। इसे मारने के लिए कम से कम एक नोबल लो रैंक का मेज होना जरूरी है, और उसके अटैक से वह पीछे हट जाता है। अरे नहीं, सोचा जाए तो एक रूरल विलेज में मेरा सामना किसी ऐसे मॉन्स्टर से होगा, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। आखिर इस जिंदगी का भी नहीं पता आखिर कब किसी के साथ मेरा सामना हो जाए। और ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि काफी अजीब सी फॉर्म में आ चुका होता है, और वह मन में सोचता है नहीं, मैं इस तरीके से यहाँ पर नहीं मर सकता। अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो इसे भी साथ लेकर मरूंगा। चलो अभी के लिए मैंने अपने माना को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर लिया है। जब वह मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा तो मैं इसे इसके अंदर स्टेप कर दूंगा। वह मॉन्स्टर भी आगे बढ़ता है हमारे उस विजार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए। विजार्ड भी फुल तरीके से तैयार होता है उसे मारने के लिए, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी कहीं से एक काफी खतरनाक सा अटैक बढ़ रहा होता है जो कि आकर सीधा उस वृत्त के हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर तो वह विजार्ड भी चौंक जाता है। हम देखते हैं उस वृत्त को जिसका सिर और हाथ दोनों गायब हो चुके होते हैं। तभी कोई कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी वह विजार्ड पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर हमारा एमसी होता है, और वह विजार्ड कहता है तुम तो काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, तुमने मुझसे कहा था तुम एक चरवाहे हो लेकिन तुम तो असलियत में एक विजार्ड निकले। तुरान
तो आखिरकार तुम एक विज़र्ड हो? तभी हमारा तुरंत कहता है हाँ सर। तो आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस बात को सुनकर वह शांत हो जाता है और वह विज़र्ड कहता है नहीं, पहले मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो। आखिरकार तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर अभी क्यों आए? तुम्हें तो यहाँ से शांति से निकल जाना चाहिए था। तभी हमारा एमसी कारण बताता है भी क्योंकि तभी हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर वह विज़र्ड एक शिकार को लेकर आया तो है, जहाँ पर हमारा एमसी उससे पूछता है आखिर तुम इतने आगे क्यों गए? वह विज़र्ड पूछता है क्या? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। आखिरकार तुम्हारे साथ ब्लेज चीफ ने कौन सा वादा किया है जो तुम यहाँ पर आके तुम तो अपनी पावर्स के साथ काफी आसानी से काफी सारे रुपये कमा सकते हो। यहाँ पर काफी ज्यादा ही दयनीय लोग हैं क्या? आप क्या कह रहे हो? आखिर आपको किस वजह से वे दयनीय लगते हैं? क्या तुम नहीं सोचते वे फ्रंट लाइन पर रहते हैं, ना ही उनके पास कोई बेसिक प्रोटेक्शन है और वे हमेशा ही डर के माहौल में रहते हैं। तो फिर भी वैसे भी ये आपका कोई फॉल्ट नहीं है। बच्चे, अगर तुम एक विज़र्ड बनते हो तो तुम्हारा यह कर्तव्य होता है कि तुम पावरलेस लोगों की मदद करो, क्योंकि ये पावर्स तुम्हें तुम्हारे गॉड से मिलती हैं अपने से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए। वैसे ज्यादातर विज़र्ड इस तरीके से नहीं सोचते हैं, हर किसी का अपना सोचने का रास्ता है और अपने जीने की तरीके हैं। तभी हमें देखा जाता है हमारे प्रेजेंट के एमसी को और हंसते हुए कहता है क्या आपने नहीं कहा था कि हर लोगों के अपने अपने जीने के रास्ते होते हैं? लेकिन तभी अचानक से वह ब्रेथ फिर से जिंदा हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वे दोनों डॉज कर लेते हैं उसके अटैक को। और वह विज़र्ड कहता है ध्यान से सुनो, यह हमारे लेवल का नहीं है और ना ही हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तुम किसी ऐसे मॉन्स्टर से साथ फाइट नहीं कर सकते जब तक कि तुम कोई नोबल नाइट ना हो। तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और ब्लेज चीफ से कहो यहाँ से निकल जाने के लिए और गांव को खाली कर दो। तब तक के लिए मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ। तभी मन में सोचता है मैंने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, आखिरकार मैं इसे कैसे संभालूंगा अब? तभी हमारा एमसी कहता है ये ठीक है। क्या? मैंने अभी अभी इस पर अटैक किया था और वह अटैक सीधा सेट किया, तो ये ठीक है। अगर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और वह मन में सोचता है विज़र्ड क्या यह कह रहा है कि इसने जो अभी अटैक किया था यह उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं किया था? एक जवान नाइट जो कि माउंटेन्स में छुपा हुआ है, जो उसे एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा सकता है जिसे तो नोवल भी नहीं हरा सकते और ना ही उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बारे में सोच भी सकते हैं। यह कोई साधारण नाइट नहीं है और इसे देखने पर यह भी नहीं लगता कि ये कोई साधारण सा बंदा हो किसी रूरल विलेज का, और ना ही कोई नोवल नाइट जो कि बेकार की बातों को छोड़कर यहाँ पर जिंदगी बसाने आया हो। इस सीन को देखकर तो ऐसा लगता है यह कोई ऐसा बंदा है जो कि इस पूरी दुनिया को ऊपर से नीचे तक बदलने की क्षमता रखता हो। यहाँ पर हमारा एमसी भी कहता है हाँ, मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ अपनी लिमिट्स। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि उस मॉन्स्टर के सामने सीना तान के खड़ा होता है। वह विज़र्ड भी कहता है मैं तुम्हें ये करने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि चाहे तुम्हारा टैलेंट कितना भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो लेकिन फिर भी तुम इस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमें इसे हराना है तो हमें अपनी फोर्स को ज्वाइन करना होगा। और वह मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उस विज़र्ड के पीछे से एक और अटैक आता है जो कि उस मॉन्स्टर के सीधा हिट करता है। जहाँ पर वह विज़र्ड भी मन में सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लगता है मैं इसके रास्ते में आ रहा हूँ। इसका लास्ट अटैक इस पर तो मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। इस मूवमेंट पर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर अब मुझे अब क्या करना चाहिए? तुरान तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जहाँ पर देखते हैं तुरान को जो कि अटैक कर देता है अपनी पावर से उस मॉन्स्टर पर और कहता है डैम इट, क्या ये वर्क नहीं करा? और वह मॉन्स्टर भी वापस फायर बैक करता है हमारे तुरान के ऊपर। तब वह हंटर कहता है हे तुम व्रेथ को अपने इस फिजिकल अटैक से नहीं मार सकते। तुरान भी पूछता है तो आखिरकार कैसे मारो इसे मैं? वह बताता है तुम इसे फायर के साथ मार सकते हो। जहाँ पर हमारा एमसी तैयार हो जाता है उसकी बात को सुनते ही, और वह बताता है तुम इसे लाइटनिंग के साथ भी मार सकते हो। हमारा एमसी उस पर फायर से अटैक तो करता है लेकिन उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है ये तो काम ही नहीं कर रहा। फिर वह बताता है यह पॉइंट नहीं है। फिर वह विज़र्ड मन में सोचता है अगर किसी विज़र्ड को किसी और दूसरे लिविंग बीइंग पर फायर को प्रॉपर्ली यूज करना है तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर कैजुअलिटी को हमें इस्टेब्लिश करना होता है। अब तुम मुझे यह मत कहना कि ये इतनी बेसिक सी चीज भी नहीं जानता इस बारे में। और क्या ऐसा हो सकता है कि यही वो बंदा हो जिसने इस मॉन्स्टर व्रेथ को मारा था और बाद में इसे छोड़ दिया था? तो इसका तो ये मतलब हुआ कि तुरान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी माना को एब्जॉर्ब नहीं किया था। फिर वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है इस फायर को जलाओ मत बल्कि इसे बनाओ और इसे थ्रो करो उस मॉन्स्टर पर। और मैं मन में सोच रहा होता है ये तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा एमजी पीछे हटता है और बनाने लगता है उस फायर को अपने हाथों में और तैयार हो जाता है इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। फायर का अच्छे से यूज करने के लिए वह भी उस स्टोन की तरह उस फायर को भी घुमाने लगता है, एक रिंग फॉर्म में ले लेता है एक अच्छा सा स्टेंस और थ्रो करता है इस फायर को उस मॉन्स्टर के ऊपर। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि पूरी तरीके से फायर में जल रहा होता है और हम देखते हैं ये फायर अटैक उस पर काम भी कर रहा होता है काफी आसानी से। पीछे से वह विज़र्ड भी कहता है अपने माइंड को फोकस में रखो, तुम्हें इसमें माना को डालते रहना पड़ेगा ताकि ये फायर जलती रह सके, तुम्हें इस व्रेथ को पूरी तरीके से जलाना होगा। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि इस सिचुएशन में भी काफी शांति से खड़ा होता है और वह व्रेथ पूरी तरीके से जल चुका होता है।
वह विज़र्ड भी मन में सोचता है क्या ये जीत गया, ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्रेथ था जिसे मारने के लिए कम से कम नोबल क्लास का कोई पर्सन होना चाहिए था, लेकिन इसने इसे अकेले ही हरा दिया। हम देखते हैं उस व्रेथ को जो कि पूरी तरीके से जल चुका होता है, उसकी हड्डियां ही हड्डियां बची होती है, जहाँ पर हमारा एमसी कहता है क्या यह अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। फिर वह विज़र्ड कहता है अगर तुम दोबारा से व्रेथ से मुकाबला नहीं करना चाहते तो इसकी मानो को एब्जॉर्ब कर लो या फिर सेपरेट कर दो। एमसी पूछता है आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वह विज़र्ड कहता है ऐसा महसूस करो कि जैसे तुम किसी जगह से किसी चीज को निकाल रहे हो। एमसी भी समझ जाता है और उस मानव फील करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वह मानव उस मॉन्स्टर से निकलकर हमारे एमसी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी आईज भी ग्रीन हो चुकी होती हैं और वह पूरा मानव हमारे एमसी की बॉडी में पूरी तरीके से फ्लो हो रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक झटका सा लगता है, पीछे से विज़र्ड भी आते हुए कहता है हाँ ऐसा होना ही है, तुम्हें थोड़ा बहुत प्रेशर महसूस होगा। वैसे मैं तो बिलीव भी नहीं कर पा रहा कि मैंने ऐसा कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है, क्या यह सच में तुम्हारा पहली बार था जब तुमने माना को एब्जॉर्ब किया है। एमसी भी कहता है हाँ। वह विज़र्ड मन में सोचता है जब तुम पहली बार अवेकन होते हो तो तुम्हारा माना एज के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे अच्छा रास्ता है माना को ग्रो करने का कि मॉन्स्टर को मारो, उससे माना एब्जॉर्ब करो या किसी विज़र्ड को मार के उसका माना एब्जॉर्ब कर लो। लेकिन ये तुरहान इसने तो पहली बार माना एब्जॉर्ब किया है, लेकिन फिर भी वह इस माना को इतने अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, इसका पोटेंशियल तो अलग ही लीग पर है भाई। इसका मतलब यह यंग मैन तो तब वह विज़र्ड कहता तुरान, तभी तुरान भी उसकी बात को सुनता है और कहता हाँ, और वह कहता है मैं तुमसे काफी ज्यादा रूड तरीके से बात कर रहा था शायद से पहले, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ आखिर तुम किस हाउस से बिलोंग करते हो। एमसी कहता है क्यों रन, क्या हमें सबसे पहले तुम्हारे जख्मी हाथ को ट्रीट नहीं करना चाहिए। और उस विज़र्ड को तो महसूस भी नहीं हुआ होता है उसके हाथ फट चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तुरान के हाउस का सीन, जहाँ पर वह विज़र्ड आ चुका होता है, उसके हाथ पर पट्टी लगा दी जा चुकी होती है। वह कहता है मुझे मेरी रूडनेस के लिए माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की हो तो मुझे माफ करना, और वैसे भी अब मैं माफी मांग सकता हूँ। तो रानवी का भी पोलाइट वे में कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, मैं सिर्फ एक चरवाहा हूँ जो कि कुछ नहीं कर जानता, और यहाँ तक कि वह यह भी नहीं जानता कि आखिरकार उसका पिता कौन वे है, तो प्लीज अब ऐसा आप प्रटेंड करना बंद कर दें। तभी वह विज़र्ड कहता है ठीक है तो मेरे तरफ ऐसे घूरना बंद करो, लेकिन आखिरकार तुम्हारे जैसे एक पावरफुल विज़र्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं तुम्हारी बुराई न कर रहा, नहीं बल मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों रहते हो, तुम्हारे लिए तो ये जगह एकदम सूट नहीं करती। तो आप कह रहे हो वैसा ये मेरी मदर की रिक्वेस्ट थी कि मैं यहाँ पर रुकूं उस मोमेंट तक जब तक कि वे मर ना जाएं। अच्छा तो क्या ये तुम्हारी मदर की रिक्वेस्ट थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि इस माउंटेन के नीचे काफी सारे नोबल्स हैं, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं यह बात रिवील हो गई कि मैं एक विज़र्ड हूँ तो वे नोबल्स मुझे यूज करेंगे और मुझे थ्रो कर देंगे। हाँ मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी माँ काफी अच्छी थी। एमसी कहता है मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि आपने मेरी बात को सुना, फिर भी आपने मेरी माँ को एक ओवर प्रोटेक्टिव पर्सन नहीं बताया। तब विज़र्ड कहता है नहीं, तुम्हारी माँ इतनी भी ज्यादा गलत नहीं थी, क्योंकि विज़र्ड के पास होती हैं काफी महान पावर्स, और महान पावर्स के साथ आते हैं बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट। कई सालों पहले यहाँ पर हुई थी एक काफी बड़ी वॉर को बड़े बड़े नोबल हाउसेस के बीच में, और ये वॉर हुई थी अरेबियन हाउस के बीच में, जिसके साथ मेरा काफी बड़ा ताल्लुक है। मैं उस हाउस को सर्व करता था, और जो दूसरी फैमिली थी जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी अरेबियन हाउस की, वह थी जौहर फैमिली। और उस वॉर में ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वॉर की स्टार्टिंग में वहां पर 3000 अरेबियन नाइट्स थे, और उनमें से वॉर के एंड होते होते 900 से ज्यादा नाइट मारे गए। क्या आप कह रहे हो कि 1/3 नाइट मारे गए। हाँ, काफी ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन उन सभी 1/3 नाइट्स में मेरी काफी जाने चाहने वाले थे। मेरा फ्रेंड डेनवर जो कि हमेशा कहता था जब ये वॉर एंड हो जाएगी तो मैं एक लॉन्ड्री शॉप खोलूंगा। मेरा टीचर हर्टमैन जो कि मुझे काफी ज्यादा डांटता था और कहता रहता था अभी भी काफी ज्यादा सीखने को है तुम्हें। और मेरा प्यारा बेटा और मेरी वाइफ, मैंने सब कुछ को खो दिया उस वॉर में। सारे ही लोग जहार हाउस द्वारा मारे गए, और उस वॉर में मैं अकेला ही बचा। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम्हारी माँ एकदम सही नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ हद तक सही थी, क्योंकि एक नाइट की लाइफ पता नहीं कब खत्म हो जाए, लेकिन एक कॉमनर की लाइफ से तो काफी बेकार ही होती है। लेकिन एक चीज जो तुम्हारी माँ ने गलत कहा था तुम्हारा एप्टीट्यूड के बारे में। क्या मेरा एप्टीट्यूड। वैसे ये कहना थोड़ा अजीब और एम्बेरेसिंग तो होगा कि मैं एक पावरफुल नाइट हूँ जबकि मेरा एक हाथ भी टूटा हुआ है, लेकिन उस व्रत को बुलाने वाले तुम थे, ना कि मैं एक एक्सपीरियंस नाइट। तुम्हारा पोटेंशियल किसी ऑर्डिनरी नाइट के मुकाबले काफी ज्यादा है, और इसके अलावा तुम तो नोबल लेवल पर हो, और उन सभी में से भी सबसे अपर टायर पर।
लेकिन मेरी माँ ने तो कहा था कि मेरे फादर एक नाइट थे, क्या ये सही है? हाँ, ये कहना थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन कभी कभी नाइट्स के बीच में भी नोबल रैंक का बच्चा पैदा हो जाता है और नोबल्स के बीच में कभी कभी नाइट से भी कम रैंक का बच्चा पैदा हो जाता है। इन सब बातों से तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि तुम्हें इन हिल्स को छोड़कर चला जाना चाहिए और इस बड़ी दुनिया में तुम्हें अपना कदम रखना चाहिए। तुरान भी पूछता है आखिर क्यों, और वह बताता है क्योंकि हमें नोबल्स रैंक और नाइट रैंक के काफी सारे मेजेस की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया की असली रूलर ह्यूमैनिटी नहीं है और भी काफी सारे रूलर हैं इस दुनिया में। कुछ ऐसी भी रेसेस हैं जिन्हें गॉड्स द्वारा बाहर भगा दिया गया था, लेकिन अब वे किसी एक चांस का वेट कर रहे हैं ताकि वे इस वर्ल्ड को टेक ओवर कर सकें। और उनकी चिंता करने बिना वे नोबल्स वे तो पागल हो चुके हैं, वे आपस में ही लड़े जा रहे हैं और इसी वजह से यह एरा डेस्परेटली किसी नोबल और नाइट की जरूरत रखता है। वैसे इसके अलावा क्या तुम अपनी इस लाइफ से सेटिस्फाइड हो? तुरान को भी उसकी बातें अच्छी लग रही होती है, वह उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और वह कहता है, वैसे मैं इन हिल्स से नीचे जाकर क्या ही गेन कर सकता हूँ? ये सब तो तुम पर डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पर काफी सारा कुछ है, वेल्थ, फेम, पावर, फैमिली, फ्रेंडशिप और भी काफी सारी चीजें, और ऐसी चीजों को तुम यहाँ पर कैसे भी नहीं ढूंढ सकते। जरा इसे एक बार सोच कर तो देखो, तुम मेरी तरह इस पूरी दुनिया में घूम सकते हो और मॉन्स्टर्स को हंट कर सकते हो जो कि इंसानियत के लिए खतरा है, और एक एक्सप्लोरर बन सकते हो जो कि नई नई चीजों को खोजता हो, या फिर शायद तुम्हें किसी और भी ताकतवर फैमिली द्वारा चुन लिया जाए, वहां पर तुम पावर के पाथ पर चल सकते हो। तुरान भी कहता है आपकी बातों को सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, वैसे भी आपकी बात सही है। इन भेड़ों को चराने के बजाय इस लाइफ में और भी चीजें करने को हैं जो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये पहली बार हुआ है कि जब मैं बाहर की दुनिया के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ हूँ। वह विजार्ड भी कहता है वैसे तो मैं थोड़ा बहुत चिंतित भी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में कोई अलग ही चीज बैठा दी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा हर तरीके से सपोर्ट करूंगा, तुम चाहे कोई सी भी रास्ते पर चलो। और रुको, एक चीज तो पूछना भूल ही गया, आखिर तुम्हारी ब्लड लाइन एबिलिटी क्या है? एमसी भी सोच में पड़ जाता है आखिरकार ये ब्लड लाइन एबिलिटी क्या है। विजट बताता है, ओह सॉरी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं और तुम्हें तो मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। साफ शब्दों में कहा जाए तो नोबल्स की एक ट्राइट एबिलिटी होती है ये ब्लड लाइन एबिलिटी, जो कि उन्हें उनके इंसेस्टर फ्रेयान से मिलती है। किसी के भी पास ब्लड लाइन एबिलिटी का होना है वह उसे नाइट से अलग कर देता है, एक नोबल्स के बीच में बना देता है। क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा स्पेल है जो कि तुम काफी आसानी से कास्ट कर सकते हो और तुम्हें काफी इजी भी लगता हो उसे बनाना, या फिर कोई ऐसी एबिलिटी जिसके लिए तुम्हें कोई भी मैजिक की जरूरत ना पड़ती हो? एमसी भी पूछता है तो फिर इसका होना या ना होना इसकी कोई जरूरत नहीं है ना मेरे स्ट्रांग होने से। वह विजार्ड कहता है किसी भी मेज के पास माना का होना यह उसे काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है फिजिकली और लोगों से। फिर हमारा एमसी तुरान कहता है वैसे तो मेरी नाक काफी तेज है, मैं काफी दूर की चीजों को सूंघ सकता हूँ और मुझे पत्थरों को थ्रो करने में भी काफी मजा आता है, उन्हें काफी आसानी से कर लेता हूँ मैं। तब वह विजार्ड कहता है अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नाक इतनी तेज है यानी कि स्मेल सेंस काफी तेज है, तो इसका मतलब हो सकता है ये तुम्हारी ब्लड लाइन एबिलिटी हो सकती है। और किसी चीज को फेंकने में अच्छा होना यह तो अरेबियन फैमिली की एक ब्लड लाइन एबिलिटी है, लेकिन ये चीजें तो ज्यादातर में कॉमन होती हैं। क्या इसके अलावा कुछ और है? तो ये हमारा एमसी कहता है हाँ इसके अलावा, और हमारा एमसी उसको सारी चीजों को बता देता है जिससे तो वह विजार्ड भी सोच में पड़ जाता है और वह एकदम दुखी हो जाता है, जिसे देखकर हमारा एमसी भी पूछता है सर आखिर आपको क्या हो गया? और वह कहता है लगता है मुझे पता है आखिर ये कौन सी ब्लड लाइन एबिलिटी है। यह एबिलिटी जिस फैमिली से सबसे ज्यादा मिलती जुलती है वह है एक ग्रेट फैमिली जो कि ट्रैकर्स और हंटर्स के रूप में काफी ज्यादा जानी जाती है, और वह फैमिली जिसके खिलाफ मैं वॉर में लड़ा था अरेबियन फैमिली की तरफ से, वह फैमिली है जहार फैमिली। जैसे सुनकर तो हमारे एमसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह भी सोच में पड़ जाता है और सोचता है क्या जहार फैमिली, क्या एल्डर कह रहे हैं कि जिस फैमिली से मेरी सबसे ज्यादा एबिलिटी मिलती है वह जहार फैमिली है जो कि हमारे एल्डर की भी दुश्मन है। आखिर अब मुझे एल्डर से क्या कहना चाहिए, क्या मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए? लेकिन जिन लोगों ने इनके लोगों को मारा था वे मेरे रिलेटिव थोड़ी थे। तुरान भी काफी ज्यादा चिंता में होता है जिसके चेहरे को देखकर एल्डर यानी कि उसके विजार्ड कहते हैं तुरान चिंता मत करो, आखिरकार तुम थोड़ी थे जो इस वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, वैसे भी तो ये चीजें चलती रहती है इस दुनिया में, क्योंकि अगर तुम वायलेंस को वायलेंस के साथ खत्म करोगे तो ये दुनिया की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तुरान में उनसे एक बात पूछता है क्या आप इस बात पर एग्री करते हो? वह एल्डर कहते हैं क्या आखिर कौन सी बात? अरे वही जिसमें मुझे इन पहाड़ियों को छोड़कर जाना है। एल्डर भी कहते हैं हाँ तो अगर तुम इन माउंटेन से नीचे जाओगे तो तुम्हें काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जहार फैमिली में तुम्हें ले लिया जाए क्योंकि तुम्हारे पास हैं काफी ज्यादा इनक्रेडिबल एबिलिटीज, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ तुरान। देखो ना तुम मेरे लिए बचाने के लिए मुझे आए, तुम्हें पता था अगर तुम मुझे बचाओगे तो तुम्हारी एबिलिटीज का राज सबके सामने आ जाएगा।
अगर तुम्हारे जैसा कोई काइंड पर्सन उस जहर फैमिली में चला जाए तो ये तो काफी अच्छा ही होगा। शायद ऐसा भी हो सके कि तुम ऐसी अगली वॉर को रोक सको जिसमें काफी सारे वो लड़के मारे जाएं, काफी सारे लोग मारे जाएं। वैसे भी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और ऐसा भी तो नहीं है कि तुमने अभी डिसाइड कर लिया है कि तुम जहर फैमिली में ही ज्वाइन होने जाओगे। तुरान भी कहता है मैंने सोच लिया है। तभी वह भी मुड़ के देखता है और कहता है मैं इन माउंटेन से नीचे जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं इन माउंटेन से नीचे तब जाऊंगा जब आपके ये घाव सही हो जाएंगे। एल्डर भी कहते हैं हाँ तुम काफी अच्छे बच्चे हो, लेकिन यह तो एक स्क्रैच है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा एमसी मानता नहीं है और उन्हें अंदर ले आता है रूम के, जहाँ पर एल्डर हमारे एमसी को माना यूज करना सिखा रहे होते हैं। वे कहते हैं मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें माना का होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए काफी सारे लोग भी कहते हैं कि माना ही एब्सोल्यूट पावर की चाबी है। एमसी भी पूछता है क्या एब्सोल्यूट पावर की चाबी? हाँ ये तो कहने की बात है, लेकिन ये सही भी है क्योंकि तुम्हें मैजिक यूज करने के लिए माना तो चाहिए ही। एमसी पूछता है क्या माना से मैजिक कैसे? एल्डर कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी कितना भी कठिन स्पेल क्यों ना हो, वह हमेशा 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट होती है ब्लड लाइन, सेकंड होती है एफिनिटी और थर्ड होती है कैजुअलिटी। फर्स्ट ब्लड लाइन जो कि डिसाइड होती है अगर तुम कहाँ पर बॉर्न हुए हो। ये हमेशा उन पर अप्लाई होती है जो कि नोबल्स में जन्म लेते हैं, ना कि नाइट्स में। जैसे एग्जांपल के साथ बताऊं तो तुम मेरे इस जख्म को हील नहीं कर सकते, सही कहा ना। लेकिन दक्षिण में रेविस्ता फैमिली के लोग इस चीज को आराम से बिना किसी ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं और यही पावर है जो कि ब्लड लाइन के साथ आती है। तो आखिरकार आपकी जो सेकंड बात थी एफिनिटी, उसके बारे में क्या? हाँ ये मेज का आइडिया होता है जो कि उसके लिए चीजों को आसान बना देता है। इससे मेजों को चीजों करने में काफी आसानी हो जाती है। कि आपका कहने का मतलब है जैसे कि मैंने उस फायरवॉल को क्रिएट किया था, जैसे कि मैं पत्थर फेंकता हूँ उस तरीके से उसे गोल गोल घुमाते हुए? हाँ एग्जैक्टली। अगर तुम स्मॉल फ्लेम से ही बनाते रहोगे तो तुम्हें उस तरीके की स्पीड और फायर पावर कभी नहीं मिल पाएगी। और लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट कैजुअलिटी। यहाँ तक कि इस चीज़ को तो मैं भी पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ। आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अगर तुम सिर्फ सोचो सिर्फ अपने माना के साथ ही मुझे मारने के बारे में। एमसी कहते हैं हाँ शायद ऐसा होगा कि कोई लाइट फ्लैश हो जाए आपके सिर के ऊपर। हाँ इसी तरीके की छोटी छोटी चीजें होती हैं जब वहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हो, जब वहाँ पर कोई भी कारण नहीं हो जिस रिजल्ट को तुम चाहते हैं उसके लिए, और जब ये काफी ज्यादा कठिन हो जाए तुम्हारे लिए उस रिजल्ट तक पहुंचना, तो ये कैजुअलिटी तब काम आती है। एमसी कहता है लगता है मैं कैजुअलिटी के बारे में थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ। जहाँ पर हमारा एमसी पानी को अपनी फायर से गर्म कर रहा होता है और कहता है अगर मुझे आपको मारना है तो सिर्फ इसकी इच्छा नहीं करनी है कि आपको मर जाना चाहिए सिर्फ। इससे तो सिर्फ मेरा माना ही वेस्ट होगा, बल्कि इसके बजाय मुझे इस तुम्हें मारने का कोई कारण देना चाहिए। जैसे कि पहले फायरवॉल को अपने हाथ में क्रिएट करना फिर उसे आप पर थ्रो करना। वैसे भी फायर का मेरे हाथों में क्रिएट होना और आप पर जाना ये तो काफी आसान और नेचुरल है। और जबकि सिर्फ यह बोल देना डाई तो फायर कहीं से भी इग्नाइट हो सकती है और आपको कोई हार्म ही नहीं पहुंचेगा। एल्डर भी खुश हो जाता है, वो कहता है एग्जैक्टली तुम्हें तो मेज की जगह पर कोई स्कॉलर होना चाहिए था। लेकिन एल्डर मैं इन सीप यानी कि भेड़ों को तो अपने कहने मुताबिक ही कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर इन मैजिक बीस्ट के लिए ये सब क्यों चाहिए? एल्डर बताता है क्योंकि उनके पास होता है माना। और ऐसे भी काफी सारी बातें करने लगते हैं। मैजिक कितने वाली बातों को करने के बाद एमसीयू कहता है मैजिक तो इतना भी आसान नहीं है। वैसे इसके बारे में सोचा जाए कि आपको पता है कि जार फैमिली के पास कोई स्पेशल ब्लड लाइन है? एल्डर बताता है हाँ वे वैसे तो ट्रैकिंग और छुपने में काफी ज्यादा माहिर हैं, तो क्या इसे ट्राई देना चाहोगे तुम? एमसीयू खड़ा हो जाता है उसकी एबिलिटीज को यूज करने के लिए और वह मन में सोचता है मुझे किसी के नहीं दिखना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक आवाज और मेरी खुशबू भी सब गायब हो जाए। और देखते हैं हम हमारे एमसी को जो कि धीरे धीरे गायब हो रहा होता है और पूछता है क्या ये काम किया? हम देखते हैं भाई एल्डर के पास तो कोई नहीं होता, हमारा एमसी एकदम गायब हो चुका होता है। एल्डर भी कहता है तुमने ये कर दिखाया, मैं भी तुम्हें नहीं देख पा रहा। अब तो उनके भी पसीने छूट जाते हैं हमारे एमसी की एबिलिटी को देखने के बाद। हम देखते हैं एबिलिटी को यूज करने के बाद तो एमसी का एक नामो निशान नहीं दिख रहा होता और तभी अचानक से फिर सामने आ जाता है। एल्डर भी कहते हैं मैंने तो सिर्फ इस एबिलिटी को देखा ही था और मुझे तो ये काफी ज्यादा डरावनी लग रही है। और उस वॉर के दौरान भी अरेबियन नाइट्स इस एबिलिटी से काफी ज्यादा डरते थे। एमसी भी कहता है हाँ ये तो अनफेयर पावर सी लगती है, कहीं भी छुप जाओ किसी को पता भी नहीं लगेगा। एल्डर भी कहते हैं हाँ ये तो है, लेकिन यह भी ध्यान रखना यह इनविंसिबल नहीं है। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ी बहुत मैजिक ट्रेनिंग मेथड सिखा देता हूँ। वैसे एल्डर क्या ये ठीक रहेगा क्योंकि आपने अपनी दुश्मनी सेना के लड़के को काफी कुछ सिखा दिया है मैजिक के बारे में। एल्डर भी कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, आखिरकार तुमने ही तो मेरी जान बचाई है और तुमने मेरा कितना भी ध्यान रखा है, और क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कह दिया था? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तभी हम ब्लेज के बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वह कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुम इन सारी भेड़ों को बेच कर यहाँ से जा रहे हो? तो अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो इन भेड़ों को कौन चराएगा?
और आखिर ऐसी कोई चीज तुम हम बिना हमसे पूछे कैसे डिसाइड कर सकते हो? एमसी भी कह देता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप खुद जाओ कहीं से भी कोई भी चरवाहा ढूंढ के लाओ, और मैं मेरी चीजों के साथ क्या करता हूँ ये इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। वैसे इस सब को छोड़ो, इन भेड़ों को खरीदना है तो अच्छा सा प्राइस बताओ, नहीं तो मैं इन्हें ले जाकर कहीं और छोड़ दूंगा, फिर तुम इन्हें ढूंढते रहना। एक बंदा उसके पास बढ़ते हुए कहता है विलेज चीफ। वह बंदा भी मन में सोच रहा होता है ये बंदा तो एकदम पागल है, ये जो कहता है ये करके दिखाता है, इससे गुस्सा करने में मेरा कोई फायदा नहीं होगा। और वह विलेज का पर्सन हमारे एमसी को एक पोटली पकड़ा देता है और कहता है अब तुम जो भी करो, चाहे यहाँ रुको चाहे यहाँ से जाओ, मुझे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं हमारे एमसी और एल्डर का सीन जो कि जा रहे होते हैं आराम से मस्ती से। हमारा एमसी कहता है अगर दोबारा से सोचा जाए तो उन विलेजर्स उन्होंने तो आपकी कंपनसेशन दी ही नहीं जो आपको मॉन्स्टर को मारने के बाद मिलने वाली थी, क्या हमें वापस जाना चाहिए उनसे कंपनसेशन लेने के लिए? एल्डर भी कहता है नहीं रहने दो, मेरे पास भी कोई इंटेंशन नहीं है उन पर से कंपनसेशन लेने का, और वैसे भी तुम ही तो वो थे जिसने उस मैजिक बीस्ट को मारा था, तो मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। एमसी भी कहता है इस मामले में तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, यहीं से हमें एक दूसरे के साथ अलग हो जाना चाहिए। एल्डर भी कहता है मुझे माफ करना, मैंने तो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था साथ जाने की, वैसे मुझे अकेले ही घूमना अच्छा लगता है। तुरान भी उसका शुक्रिया करता है और कहता है आपकी सभी चीजों के लिए शुक्रिया, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एल्डर कहता है तुरान अपना ध्यान रखना और अपनी चीजों का भी। तुरान भी उनको गुड बाय कहते हुए कह रहा होता है कि हाँ एल्डर हम फिर कभी ना कभी जरूर से मिलेंगे। और नरेटर बताता है उस टाइम पर वह लड़का उस एल्डर को जाते हुए देखता ही रह गया, और वह क्योरन यानी वह विजर्ड काफी लंबे टाइम के लिए उससे बिछड़ गया, और काफी लंबे टाइम बाद उसे रियलाइज हुआ आखिरकार वह उस एल्डर के साथ इतना फॉर्मली तरीके से बात हमेशा से ही नहीं करना चाहता था। चाहे उसके पास उसकी मदर थी, काफी लंबे टाइम तक उसको प्यार देती रही, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक कमी थी उसके फादर की। हमारा तुरान भी ढूंढ रहा था किसी ऐसे को जो कि उसका रोल मॉडल बन सके, शायद वह पर्सन उसे मिला उस एल्डर में। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है और काफी बड़ी बड़ी घाटियों का भी, जहाँ पर हमारा एमसी यानी कि तुरान चल रहा होता है शांति से, और जब वह आगे देखने की कोशिश करता है तब वह कुछ नोटिस करता है। तभी उसे कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं। वह सोचता है क्या ये ट्रैवलिंग मर्चेंट्स हैं जो कि गांव-गांव भटकते हैं, यह तो काफी अच्छा हुआ, चलो इनसे ही मैं डायरेक्शन पूछ लेता हूँ। तभी उनमें से एक बंदा कहता है आखिरकार तुम हमारे रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? एमसी भी कहता है क्या मैं यहाँ पर अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे पास की सिटी का रास्ता कहाँ से है? वह मर्चेंट बताता है कि अगर तुम इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाओगे तो सबसे पास की सिटी मुरई में पहुंच जाओगे। और हमारा एमसी उनसे रास्ता पूछने के बाद वहां से सीधा जाने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा उसे रोक लेता है और कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सिर्फ पूछ कर जाने वाले हो? क्या तुम्हें पता नहीं है जब आप किसी से कोई चीज लेते हो तो उसे दूसरी चीज देनी चाहिए? एमसी भी कहता अच्छा। हम देखते हैं उन बंदों ने तो तलवारें निकाल दी होती है हमारे एमसी के ऊपर और कहते हैं जल्दी से अपने इस बैग को यहीं उतार कर रख जाओ। एमसी भी कहता है क्या तुम वेंडेट्स हो? वह बंदा कहता है आखिर इससे फर्क भी क्या पड़ता है, हाँ ये तो तुम्हारी केयरलेसनेस है जो तुम यहाँ पर अकेले चल रहे हो, और वैसे भी ये एकदम सुनसान रास्ता है, यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि अगर कोई मर भी जाए तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, इस बैग को यहीं उतारो, अपनी सारी चीजों को हमें दे जाओ, नहीं तो हम तुम्हें नंगा करके मारेंगे। एमसी भी कहता अच्छा वेंडर्स जो कि लोगों को मारने में जरा भी संकोच नहीं करते। तभी उसे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं जहाँ पर उसने कैसे कैसे ट्रेनिंग की होती है, और एमसी कहता है ये तो अच्छा हुआ कि जो तुम मुझे मिल गए, मुझे भी ट्रेनिंग करने के लिए कोई बंदा चाहिए था। तो तभी भाई हमारी एमसी की बातों को सुनकर एक बंदा हंसने लगता है और कहता है ये क्या पागल हो गया है, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ये कोई मेज हो। लेकिन तभी हमारा एमसी अपना जलवा दिखाते हुए अपने विंड पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन सभी को हवा में उड़ा देता है। और हमारा एमसी मन में सोचता है जैसा कि एल्डर ने बताया था कहीं भी विंड को एक्टिवेट करने के बजाय अपने हाथों में विंड को एक्टिवेट करना और उस विंड के साथ इन पर अटैक करना, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से तो मैं काफी कम माना का यूज करते हुए काफी ज्यादा डैमेज दे सकता हूँ। तभी एक बंदा कहता है आखिर ये क्या है, लेकिन तभी हमारा एमसी अपनी बोतल से पानी को निकालने लगता है बाहर और उन्हें जमा कर बना देता है आइस शार्ट्स, तैयार हो जाता है उन पर अटैक करने के लिए। तभी एक बंदा जैसे ही खड़ा होकर संभलने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी नोटिस करता है हमारे एमसी ने अटैक कर दिया होता है उन आइस शार्ट्स से उस बंदे पर, और मन में सोचता है वैसे तो ये स्पेल तब काफी ज्यादा काम का होता है जब आसपास काफी ज्यादा पानी हो। सच कहूँ तो ये आइस के टुकड़ों को फेंकना काफी ज्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पत्थर को फेंक रहा हूँ और ये पत्थर को फेंकना भी काफी तेज और स्ट्रांग होता है। तो एक बंदा खांसते हुए कहता है मुझे माफ करना, हमें नहीं पता था कि तुम्हें कोई मेज हो, प्लीज हमें इस बार माफ कर दो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगे। लेकिन ये सब तो उस बंदे का प्लान होता है, उसके चमचे पीछे से आकर हमारे एमसी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा एमसी को भी पहले पता चल जाता है, तो इसलिए वह अपने अर्थ मैजिक का यूज करते हुए उन सभी को ऊपर टांग देता है
उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वह सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या इस अकेले बंदे ने उन सभी को मार डाला। और इस फ्रेम में हमारा एमसी ट्रू डेविल लग रहा होता है और एमसी पूछता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। वह बंदा भी कहता है हाँ हाँ आप कुछ भी पूछो, हम बताएंगे सब कुछ। आखिर तुम मेरे ऊपर बिना सोचे समझे कैसे अटैक कर सकते हो? क्या ये सीधी सी बात नहीं है? अगर मैं अकेला चल रहा हूँ कहीं पर तो मैं एक मेजी होऊंगा, क्योंकि नॉर्मल बंदा अकेला चलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अच्छा वो बात यह है कि आपने अपना सिर नीचे झुकाए हुए था और जब हम आपसे कठोर तरीके से बात कर रहे थे तब भी आप काफी ज्यादा ग्रेटफुल थे और आप हमसे काफी ज्यादा तमीज से बात कर रहे थे और आपने तो हमें ग्रेट भी किया था, इसलिए हमें लगा कि आप कोई मेज नहीं हो शायद से। एमसीयू कहता थैंक यू, ये मेरे लिए काफी यूजफुल लेसन रहा है। तो इस केस में शायद आप हमें छोड़ दोगे है ना। तभी हम उस बंदे के माथे के ऊपर भी देखते हैं एक वाटर की बॉल को और जहाँ पर हमें पास्ट की बात दिखाई जाती है जहाँ पर वो एल्डर कहता है तुरान आज के बाद से तुम काफी सारे लोगों से मिलोगे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें याद रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें उन कूड़े कचरे यानी कि बैंडिट्स को कभी भी मर्जी नहीं दिखानी है। वे ऐसे लोग होते हैं जो कि बिना वजह दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं सिर्फ अपने रुपया कमाने के लिए। जहाँ पर एमसी ने भी उसको बात को एक्सेप्ट कर लिया होता है और वह एल्डर उसको और बातें भी बताता है जहाँ पर वह कहता है अगर तुमने किसी को दया दिखाकर किसी बुरे पर्सन को छोड़ दिया तो तुम एक जिंदगी को तो बचा लोगे, लेकिन वही एक जिंदगी आगे चलकर ना जाने कितनी 10 मासूम जिंदगियों को नुकसान पहुंचाएगी। जिन बातों को सोचकर हमारे एमसी ने उस वेंडेट को भी मार दिया होता है और कहता है लगता है मैंने काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया इन बंदों के ऊपर। और बताया जाता है हमारा एमसी उन गाड़ी के पहियों के निशानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत थी तो वे उस पहिए के निशान काफी गहरे थे। लेकिन उस बैंडेट के साथ लड़ाई के बाद के इंसिडेंट की वजह से हमारे एमसी के माइंड में एक छाप छूट गई और वह छाप थी कि उसने किसी लोगों को मारा है। उसके मन में तो काफी ज्यादा गिल्ट था, लेकिन फिर भी उसे पता था इन लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्यूरन की जो वार्निंग थी वह उसके दिमाग में गूंज रही थी। ऐसे लोग जो कि बिना हेजिटेशन के साथ दूसरे लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर उन पर दया दिखाकर उन्हें छोड़ भी दिया जाए तो फिर भी वे नहीं बदलेंगे, वे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारा एमसी आगे बढ़ता गया, घास के मैदान आए जहाँ पर वे पहिए के निशान थोड़े बहुत फेडेड हो गए थे, लेकिन तुरान जैसे चलते चलते आखिरकार एक नई दुनिया में पहुंच ही गया। तभी वह अपने सामने के नज़ारे को देखता है और वहाँ पर सामने होता है काफी सुंदर सा सिटी और एमसी भी कहता है क्या यही वह जगह है मोराई का एक स्मॉल सिटी। तभी हमारा एमसी बाजार से जा रहा होता है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, भीड़ भड़क्का होता है। एमसी भी सोचता है ये तो पहली बार है जब मैंने इतने सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होते हुए देखा है, और यहाँ तक कि यहाँ की इमारतें भी एकदम अलग लग रही हैं उस विलेज से। अब तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अलग ही जगह पर आ गया हूँ। तभी तुरान एक फल वाले से बात करने की कोशिश करता है, वह भी उसका काफी दिलों से स्वागत करता है। वह भी सोचता है क्या ये शायद फल खरीदने वाला होगा। वह पूछता है आखिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। एमसी कहता है मैं यहाँ पर कुछ खरीदने नहीं आया, जहाँ पर पास्ट में क्योरन ने कहा होता है उससे अगर तुम सिटी में पहुंच जाओ तो तुम्हें वहां जाकर सबसे पहले इनको ढूंढना होगा ताकि वह तुम वहां पर आराम से रह सको, क्योंकि नॉर्मल तौर पर सिटी और कोई भी विलेज हो वहां पर इन तो रहता ही है। वह फल वाला भी इरिटेट हो जाता है, वह कहता है अगर तुम यहाँ पर कुछ खरीदने नहीं आए तो यहाँ से निकल जाओ। एमसी भी सोचता है क्या यह तो काफी ज्यादा रूड था, क्या यहाँ पर कोई ऐसा रूल है कि हमें कुछ खरीदना ही पड़ेगा तब ये हमें इन्फॉर्मेशन देंगे जगह की। हमारा एमसी भी उससे फलों का भाव पूछने लगता है। वह कहता है 2 डेप्यूटी की लगेंगे, तो वह 2 कॉइन्स निकालने लगता है। वह बंदा भी कहता है लगता है तुम कहीं बाहर से आए हो, तुम मुझे यहाँ के तो लगते नहीं। एमसी भी बेफालतू बातों को छोड़कर वह सीधा पूछ लेता है आखिरकार क्या तुम्हें पता है यहाँ पर मुझे इन कहाँ मिल सकता है। वह बंदा भी उसको सारा रास्ता बता देता है और हमारा एमसी भी पहुंच चुका होता है इनके पास, जहाँ के पर उस इन में एक लड़की होती है जो कि उसका स्वागत करती है और कहती है आपका स्वागत है हमारे प्यारे इन में, और इसका नाम होता है लेना। एमसी भी वहाँ पर भी फालतू की बातों को छोड़कर सीधा पूछ लेता है आखिर मुझे एक रात रुकने के कितने रुपए देने होंगे। वह लड़की कहती है ज़्यादा नहीं, सिर्फ 16 कॉइन दे दो। एमसी उसे एक कॉइन देते हुए कहने लगता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो मुझे तुमसे पूछनी है। वह लड़की कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। एमसी पूछता है क्या यहाँ पर आसपास कोई मॉन्स्टर बाउंटी है। लड़की कहती क्या मॉन्स्टर। एमसी भी सोचता है मुझे मॉन्स्टर्स को किल करना होगा उनके माना को एब्जॉर्व करने के लिए, और हाँ मेरे एल्डर ने भी कहा था कि अगर मैं मॉन्स्टर्स को किल करूंगा तो मुझे रुपये भी मिलेंगे। वह लड़की अचंभे में होती हुए कुछ नहीं बोल पाती। हमारा एमसी कहता है क्या यहाँ पर कुछ गलत है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रही। लड़की कहती है सर इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है मिलता है। फिर शायद से हमारे एमसी ने उसे कॉइन भी दिए होते हैं जिस वजह से वह इन्फॉर्मेशन बताने लगती है और उसे सिटी हॉल के बारे में बताती है। एमसी पूछता है क्या सिटी हॉल, आखिर अब यह सिटी हॉल क्या है। वह लड़की कहती है क्या आपको नहीं पता सिटी हॉल क्या है।
अच्छा, तभी तो तुम यहाँ से हो ही नहीं, तुम तो कहीं बाहर से आए हो। सिटी हॉल वह प्लेस है जहाँ पर हर तरह के पब्लिक अफेयर्स को हैंडल किया जाता है और उस हॉल में काम करने वाले कर्मचारियों को सिटी लॉर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है। वैसे भी अब वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब तक तो वह बंद हो चुका होगा, क्योंकि शाम हो चुकी है। तुम्हें कल जाना चाहिए, कल सुबह तुम्हें वो खिला ही पाएगा। क्या तुम भी कोई मॉन्स्टर हंटर हो? एमसी पूछता है, क्या मॉन्स्टर हंटर? वह लड़की कहती है, हाँ, काफी सारे लोग कहते हैं अगर तुम कोई नॉर्मल पर्सन हो और किसी मॉन्स्टर को मार देते हो तो तुम एक मेज बन सकते हो। तो शायद से तुम भी यहाँ पर मेज बनने आए होगे, है ना? एमसी कहता है, अगर तुम कैसी बातों को कर रही हो, आखिर कौन इस अंधविश्वास पर विश्वास करता होगा? कोई करता भी होगा तो वे भी एकदम पागल होगा। तभी एक लड़का पीछे से आते हुए कहता है, क्या अंधविश्वास? यह बात एकदम सच है। तुम किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद एक मेज बन सकते हो। वह बंदा होता है मॉन्स्टर हंटर मेडन। और वह कहता है, यह सब होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह लड़की कहती है, मेडन, क्या तुम अब भी जिंदा हो? वह लड़का पूरे डेयरिंग अंदाज में कहता है, आखिर तुम क्या सोच रही थी, मैं मर जाऊंगा? मैंने पहले ही कह दिया था, जब तक मैं एक मेज नहीं बन जाता तब तक मैं नहीं मर सकता। हमारा एमसी अपने कंधे से उसके हाथ को उठाता है। वह लड़का भी उससे माफी मांग लेता है। एमसी उसे कहता है, इससे भी जरूरी, क्या तुम वह मुझे दोबारा से बता सकते हो जो कि तुमने अभी कहा था? वह बंदा कहता है, क्या उसके बारे में जिसके बारे में तुम किसी मॉन्स्टर को मार कर एक हंटर बन सकते हो और मेज बन सकते हो? और वह उसे बताने लगता है, जैसे कि तुमने सुना ही होगा कि मेज जब मॉन्स्टर को मारते हैं तो वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि नॉर्मल पर्सन मॉन्स्टर को मारे और वह भी मेज बन जाए। हम चारों भाई मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम भी मेज बन जाएंगे एक ना एक दिन। एक बंदा कहता है, हाँ, ये सही कह रहा है। एमसी भी कहता है, क्या ऐसा हो चुका है कि तुम में से कोई एक मेज बन गया हो? वह बंदा कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरी सिटी में सिर्फ 4 ही मेज हैं। एक मेज जो कि सिटी लॉर्ड के अंडर आता है और उस मेज के भी अंडर 3 मेज आते हैं। लेकिन तुमने कहा, क्या तुम एक मॉन्स्टर हंटर बनना चाहते हो? लेकिन उसके लिए तुम्हारे औजार ये तो काफी ज्यादा बेकार हैं। क्या तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है? तभी हमारा एमसी अपने स्लिंग शॉट को दिखाने लगता है, यानी कि गुलेल को। वह बंदा कहता है, ओह, एक गुलेल, इसे देखा जाए तो ये काफी ज्यादा टूटी फूटी सी है। क्या तुमने इसी का काफी ज्यादा यूज नहीं किया है? एमसी बताता है, हाँ, ये काफी ज्यादा अच्छी है। इससे हम मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से हंट कर सकते हैं। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है, डिस्ट्रक्टिव पावर भी है और यह अंडे के आकार की है। वह बंदा कहता है, यह तो एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम किसी भी खरगोश या लोमड़ी को काफी आसानी से हंट डाउन कर सकते हो। वैसे भी एक शूटर हमें हमारी टीम में चाहिए था। क्या तुम इंटरेस्टेड हो हमारी टीम को ज्वाइन करने में और हमारे साथ हंटिंग करने में? एमसी कहता है, नहीं। और वह अपने रूम में आ चुका होता है जहाँ पर वह सोच रहा होता है, मेरे पास कोई कारण नहीं है उनके साथ हंट करने का। आखिर कैसा खतरनाक दिन गया आज का। तो मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, क्या मैंने सच में विलेज को छोड़ दिया है? आखिर अब से चीजें कैसे जाने वाली है मुझे भी नहीं पता। तभी से कुछ आवाज आती है नॉक नॉक करने के दरवाजे पर। वह कहता है, आखिर वहां पर कौन है? जहाँ पर उसे पास्ट की बात याद आने लगती है, जहाँ पर एडलर ने उससे कहा था, तुम्हें सिटी के अंदर जाने के बाद या इनके अंदर जाने के बाद अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है, किसी सिटी में जाना है। ये ऐसा नहीं है कि तुम सेफ हो एकदम। जहाँ पर हमारा एमसी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस गेट के पास आ जाता है उसे ओपन करने के लिए। और जब वह गेट को ओपन करके देखता है तो वह वहां पर देखता है लेना को, जो पर वहां पर आई होती है और आते के साथ पूछती है, क्या तुम सो गए? वैसे मैं यहाँ पर आई थी, मुझे लगा कि तुम्हारा कमरा काफी ज्यादा ठंडा हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे कमरे को गर्म करने आई थी। वह एमसी कहता, क्या आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? समझने वाले समझ गए और ना समझने वाले इस दुनिया के सबसे प्योर इंसान होंगे। तो कमेंट में बताना किसने समझा किसने। वह लड़की अंदर आते हुए कहती है, जो कि तुमने अभी कहा और जो मैंने अभी कहा उसी का वही मतलब है। एमसी कहता है, तुमने अभी क्या कहा था? वह लड़की कहती है, अगर तुम मुझे कोई अच्छी प्राइस दोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगी जो तुम चाहोगे। एमसी कहता है, अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो? अब झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे चेहरे को देख सकती हूँ। लेकिन हम हमारे एमसी के चेहरे को देखते हैं जो कि एकदम बुद्धा की मूर्ति लग रहा होता है, एकदम प्योर काइंड हार्टेड, जिसे देखकर तो लड़की भी चौंक जाती है। एमसी को भी वो पुरानी बात याद आती है जहाँ पर उसके एल्डर ने कहा था, ऐसा कभी मत करना, तुम्हें हमेशा इनके स्टाफ के साथ केयरफुल रहना होगा और प्रोस्टिट्यूशन से भी हमेशा, क्योंकि उनके स्टाफ में काफी ज्यादा बीमारियां होती हैं। हमारे पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस होनी चाहिए ताकि हम उन बीमारियों से बच सकें। लेकिन अगर तुम केयरलेस रहे तो ये तुम्हारी बीमारी दूसरी औरतों तक पहुंच सकती है। और अपने डिजायर में आकर कुछ ऐसा मत कर देना जिसकी वजह से तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। इसी वजह से तो शहर में रहना इतना भी आसान नहीं है। लड़के वहां से गुस्से से जारी होती है, हमारे एमसी ने उसे भगा दिया होता है अपने रूम से और वह सोचता है, पहले वह फलों वाला, अब ये लेना। ये सिटी ये तो सच में काफी ज्यादा कोल्ड है। तभी हमें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, बॉस, यहाँ पर कुछ है जिसके बारे में मैं अभी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। आखिर तुम उस नए बंदे को रिक्रूट करने में इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे? वैसे भी वह इतना यूजफुल तो दिखता नहीं है। उनका बॉस भी कहता है,
हाँ, वह काफी ज्यादा एरोगेंट है। वह मॉन्स्टर के शिकार के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट तो नहीं रहेगा। वह मुझे मेरे जवानी के दिनों की याद दिलाता है। मैं उसके बारे में काफी ज्यादा चिंतित था जब मैंने उसके उस वेपन को देखा था, स्लिंग शॉट को, जो कि काफी ज्यादा खराब हालत में था। मैं तो बस उसे अपने साइड पर रखना चाहता था ताकि वह मॉन्स्टर्स को हंट करते हुए और भी कुछ दिन जी सके। तभी दूसरा बंदा कहता है, बॉस तुम तो काफी ज्यादा काइंड हो। एमसीयू कहता है, वेल ये शहर इतना भी ज्यादा हर्टलेस नहीं है। तो भाई इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। और आपको कौन सा मूवमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।